क्या हॉस्पिटल्स एक इंडस्ट्री है? क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी एक इंडस्ट्री है? आखिर इंडस्ट्री होती क्या है? डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या है? सेम उसी तरह से डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन क्या है, यानी कि कर्मकार की परिभाषा क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की लीगल एलएलबी लॉ की क्लासेस में आज का टॉपिक है लेबर लॉ का यूनिट 2 का क्वेश्चन, जो कि ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो मैं आपको डाटा, जो फैक्ट और कंसेप्ट के साथ बताती जा रही हूँ, उसको आप एक फॉर्मेट में लिख लीजिएगा और उसी फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करिएगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत उद्योग को परिभाषित करना है और उसके विषय क्षेत्र बताने हैं। तो आपको यहाँ पर स्कोप ऑफ इंडस्ट्री बताना है। इसके साथ साथ दूसरी ओर एक परिभाषा एक और है, डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन, कर्मकार की क्या परिभाषा है, ये भी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत ही बताना और इसमें निर्णीत वाद आपको केसेस भी बताने हैं और साथ साथ आपको बताना कि कर्मकार और ठेकेदार में अंतर क्या होता है। ये दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट अलट पलट के हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए आंसर शुरू करते हैं। अगर किसी भी चीज़ का डेफिनेशन पूछा गया है तो वो डेफिनेशन आपको किसी ना किसी अधिनियम या धारा का हवाला देके लिखना शुरू करना चाहिए। इंट्रोडक्शन हमेशा फैक्ट के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 धारा कौन सी है? 2 में उद्योग शब्द की परिभाषा दी गई है। अब क्या परिभाषा दी गई है, पहले जो परिभाषा लिखित है मैं आपको उस किताब की लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगी और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। कोई कारोबार, व्यापार, कोई उपक्रम, कोई अभिनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर या नियोजकों की आजीविका और यह अपने साथ कामगारों को किसी आजीविका, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय अथवा उपव्यवसाय को भी सम्मिलित करता है। यानी ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें उद्योग कही जाएंगी। अब औद्योगिक विवाद अधिनियम में उद्योग शब्द को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि उद्योग जो है उन्हीं से किसकी उत्पत्ति होती है? श्रमिक की। और श्रमिकों के लिए और श्रमिकों के साथ ही जो भी औद्योगिक विवाद हुआ है उन सबको सॉल्व करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम बना है और उसी से रिलेटेड हमारा पूरा लेबर लॉ है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो डाउट क्रिएट करता है कि उपक्रम क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरटेकिंग। तो उपक्रम का मतलब होता है कि किसी कार्य को शुरू करने से है, जिसका बहुत ही वास्ट मीनिंग है। तो उच्चतम न्यायालय ने जब इस बारे में डिटेल बताया तो उन्होंने कहा कि उपक्रम किसी कारोबार का, व्यापार का भली भांति मिलता जुलता होना चाहिए और ये निर्धारित करने के लिए कि किस प्रकृति के उपक्रम उद्योग की परिभाषा में आएंगे, उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए, जिसमें सबसे पहले न्यायाधीश जो गजेंद्र नगर हैं, उन्होंने स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम हॉस्पिटल मजदूर सभा में कुछ सिद्धांत पर प्रतिपादित किए कि ये सिद्धांत फॉलो करते हुए जो भी उपक्रम होंगे वो उद्योग बताए जाएंगे। अगर कोई क्रियाकलाप वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के लिए समाज को व्यवस्थित रूप से सेवाएं देता है और इसमें वो कर्मकारों की भी यानी वर्कमैन की भी सहायता लेता है, तो ये क्रियाकलाप उद्योग की परिभाषा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उत्पादन कर रहा है, वितरण कर रहा है, उसमें कर्मकार लगे हुए हैं और तो ये क्या हो जाएगा? ये उद्योग हो जाएगा। अब इस प्रकार के क्रियाकलाप में सामान्यतः नियोजक एवं कर्मकार का सहयोग ज़रूर होता है और इसका उद्देश्य ही होता है मानव की जो हमारे ह्यूमन नेसेसिटी है उनको पूरा करना। यानी कि ये जो क्रियाकलाप है, ये जो बिजनेस है, ये एक व्यापार की तरह होता है। अब इसमें एक और नया सिद्धांत आया, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड बनाम ए राजरप्पा का केस है। तो उच्चतम न्यायालय की तरफ से उद्योग के संबंध में पूर्व के सारे निर्णय पर पुनर्विचार किया गया और फिर से सिद्धांत पारित किया गया, जिसको त्रिपक्षीय तो 3 बिंदु पर इसमें फोकस किया गया। पहला, जो उपक्रम है वो इंडस्ट्री तभी कहा जाएगा जब उसमें एक सुव्यवस्थित क्रियाकलाप हो, अरेंजमेंट हो पूरा प्रॉपर, नियोजक और कर्मकार के सहयोग से किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा और सिर्फ उत्पादन होकर उसका स्टॉक ना बनाया जा रहा, उसका वितरण भी हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा। और तीसरा, वो मानवीय आवश्यकता और इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इंडस्ट्री को, मतलब किसी भी काम को उद्योग बताने के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आया
कि क्या जो मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो उद्योग हैं। और ये प्रश्न हॉस्पिटल मजदूर सभा AIR 1960 के मामले में उठा, जिसमें हॉस्पिटल्स को उद्योग माना गया, जबकि इस मामले के 10 साल बाद सफदरजंग हॉस्पिटल के प्रबंधक बनाम कुलदीप सिंह सेठी के बाद में ये मना कर दिया गया कि ये उद्योग नहीं है, हॉस्पिटल जो है वो एक उद्योग नहीं है, बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। फिर न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम राजप्पा के ऐतिहासिक मामले को आधार मानते हुए सफदरजंग हॉस्पिटल में जो ठहराया गया था जो वाद में, उसको सही ठहराया और आगे कहा कि अस्पताल की सुविधा, अस्पताल में जो शोध होते हैं, जो उत्पादन होते हैं, जो प्रशिक्षण होते हैं, जो सेवाएं होती हैं, वो सब समाज के लिए होता है, सोसाइटी के लिए होता है। इसलिए ये स्वीकार करना त्रुटिपूर्ण होगा कि अस्पताल जो है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अंतर्गत उद्योग नहीं है। वास्तव में हॉस्पिटल्स भी उद्योग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो जो ट्रिपल टेस्ट है ना, त्रिपरीक्षण, उसके तहत जो भी 3 चीज़ें रखी गई उस तहत हॉस्पिटल्स जो वो आते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन आया कि क्या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो एक इंडस्ट्री है। हाँ, ये भी एक इंडस्ट्री है, क्योंकि वर्तमान स्थिति अभी की कंडीशन दिख जाए जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल है, विश्वविद्यालय भी शामिल है, और एक सीमित अर्थ में उद्योग है। इसके लिए भी कुछ केसेस हैं, सुरेश चंद्र माठे बनाम जीवाजी विश्वविद्यालय और अन्य। यहाँ पर वर्कमैन की डेफिनेशन शुरू करने से पहले आपको नीचे एक और चीज़ लिखनी होगी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1992 में संशोधन के तहत उद्योग को नई परिभाषा दी गई, जो पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए प्रभाव को समाप्त कर देता है। और ये बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम राजप्पा के कथित संशोधन के अंतर्गत सभी शिक्षण, सभी शोध कार्य, सभी वैज्ञानिक, सभी प्रशिक्षण संस्थान को उद्योग की परिभाषा से बाहर निकाल दिया गया। और इस प्रकार कार्यालय, क्लब, सहकारी सोसाइटी को उस स्थिति में उद्योग की परिभाषा में शामिल किया जा सकेगा जब उनमें जो कर्मचारी की संख्या वो 10 हो या इससे अधिक हो। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यवसाय में कर्मकारों की संख्या 10 से कम होने पर उन्हें उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकेगा। और ये जो संशोधन हुआ वो धारा 2 द्वारा संशोधित उद्योग की परिभाषा को अभी तक प्रभावी नहीं बनाया गया, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसे प्रभावी बनाने के लिए एक शासकीय राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। तो उद्योग शब्द की नई परिभाषा अधिनियम की धारा 2 में उपबंधित कर दी गई है। इस परिभाषा में उद्योग में कौन कौन शामिल नहीं होंगे ये जानना जरूरी है। तो पहला, तो कोई कृषकीय क्रिया, एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो रहा हो तो इसको शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा, अस्पताल या औषधियालय, मतलब जहां दवाइयाँ बिकती हैं। तीसरा, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाएं। चौथा, किसी पुण्य कार्य के लिए कोई परोपकारी कार्य किया जा रहा है, उससे रिलेटेड कोई संगठन। पांचवा, खादी या ग्रामोद्योग। छठा, सरकार के प्रभुत्व संपन्न कार्य में सरकार का कोई क्रियाकलाप हो, जैसे अंतरिक्ष संबंधी कोई कार्य चल रहा है, रक्षा और अनुसंधान चल रहा है वो। सातवां, कोई घरेलू सेवा हो रहा हो। आठवां, कोई क्रियाकलाप जो एक ऐसी वृत्ति हो जिसमें व्यक्ति तो 10 से कम है। और नौवां, ऐसे क्रियाकलाप जो किसी सहकारी सोसाइटी या क्लब द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए उद्योग की संशोधित परिभाषा में स्पष्ट रूप से संसद ने उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम राजप्पा के विनिश्चय को नकार दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड बनाम राजप्पा केस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आपका कीवर्ड है त्रिपरीक्षण, आपको लिखना ज़रूरी है, और इसका अपवाद भी लिखना जरूरी है। अब हम चलते हैं कर्मकार की परिभाषा पे, यानी वर्कमैन, डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। तो औद्योगिक विवाद के अंतर्गत कर्मकार की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई, वर्कमैन की परिभाषा, और ये दिया गया धारा 2 में। क्या परिभाषा दी गई कि कर्मकार का मतलब होता है प्रशिक्षु सहित ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक संस्थान में किराए या इनाम पर कोई कौशलपूर्ण यानी स्किल्ड या कौशल रहित अनस्किल्ड, शारीरिक यानी मैनुअल, पर्यवेक्षी यानी सुपरवाइजरी, तकनीकी यानी कि टेक्निकल, लिपिक यानी कि क्लर्क का कार्य करने के लिए नियोजन किए गए हों, चाहे उनकी नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त हों या विवक्षित हों। अब औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत होने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए जो किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित हो, कर्मकार की परिभाषा के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो डिसमिस या डिस्चार्ज कर दिया गया है और जिन्हें उस विवाद के कारण, उस विवाद के फलस्वरूप उनकी छटनी कर दी गई हो, या जिनका पदमुक्त किया जाना या छटनी उस विषय का कारण रहा हो। तो ये कौन होंगे? ये सब वर्कमैन होंगे। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है: स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लर्क, डिसमिस और डिस्चार्ज। अब कर्मकार की ये जो परिभाषा है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं किए गए हैं?
पहला, जो स्थल सेना अधिनियम 1950 या वायु सेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1947 के अंतर्गत आते हैं वो वर्कमैन नहीं है। दूसरा, जो पुलिस सेवा या जेल सेवा में नियोजित व्यक्ति हैं वो वर्कमैन नहीं है। तीसरा, प्रबंधकीय या प्रशासनिक सेवा में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो वर्कमैन नहीं है। चौथा, पर्यवेक्षीय स्थिति यानी सुपरवाइजरी कैपेसिटी में जो नियुक्त व्यक्ति हैं जो 1600 रुपये से अधिक वेतन प्रतिमाह प्राप्त करते हैं वो वर्कमैन नहीं है। अब यहाँ पे आपको केस कौन सा लिखना है, BSO S&D कंपनी बनाम मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन, ये ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें निर्णय किया गया कि वह व्यक्ति उस आधार पे कामगार नहीं माना जाएगा कि उसने धारा 2 के चारों अपवाद में नहीं आता है। पदमुक्त व्यक्ति भी तब तक कर्मकार माना जाएगा जब तक उसके संबंध में कोई अंतिम निर्णय ना दिया गया हो। उसको पदमुक्त कर दिया गया लेकिन अभी उसके लिए कोई डिसीजन नहीं आया है, तब तक वो वर्कमैन माना जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला केस है अर्कल गोविंद राजराव बनाम शिवा गिंजी ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई। इसमें कर्मकार की अवधारणा की कसौटियों का निरूपण करते हुए कहा गया कि कोई भी कर्मचारी कर्मकार है या नहीं, इस बात का अवधारणा उसके कर्तव्य का, उसके जो काम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर कर्मकार और स्वतंत्र ठेकेदार में अंतर क्या, डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो कर्मकार जो है वो स्वयं काम करने के लिए सहमत होता है और ठेकेदार दूसरे व्यक्तियों से कोई काम पूरा कराता है। तो एक कर्मकार जो कि स्वयं काम करने में सहमत होता है केवल इस कारण से कर्मकार कहलाना बंद नहीं हो जाता कि दूसरे व्यक्तियों को अपने साथ काम करने के लिए लाता है। वर्कमैन एक साथ कई लोग को लेकर आता है ना, कि जैसे गांव के पूरा मोहल्ले के लोग, वो जो चौल के लोग होते हैं एक साथ चले जाते हैं काम करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठेकेदार हो गया, उसने अपने साथ और भी कई वर्कमैन को लाया। जबकि ठेकेदार जो होता है, कोई व्यक्ति स्वतंत्र ठेकेदार है तो वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को काम करवाता है, ये अंतर होता है। दूसरा, कर्मकार काम करने के लिए अपने नियोजक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन काम करता है, जबकि ठेकेदार ऐसा व्यक्ति होता है जो एक स्वतंत्र रूप से काम करता है और उसकी बातों का, उसके वचनों का बाकी लोग पालन करते हैं। तीसरा, कर्मकार वो व्यक्ति होता है जो प्रबंधकों के साथ सेवा की संविदा करता है और ठेकेदार वो व्यक्ति होता है जो नियोजक के नियंत्रण स्वतंत्र रहते हुए कार्यों को पूरा करने के लिए संविदा करता है। अब यहाँ पे केस कौन सा लिखना है, केस है चिंतामण राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसमें एक बीड़ी कंपनी है और एक स्वतंत्र ठेकेदार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ठेकेदार जो है प्रबंधकों से तंबाकू प्राप्त करेगा और उससे बीड़ी बनाकर देगा और प्रतिफल प्राप्त करेगा। उसे ये सुविधा दी गई कि वह बीड़ी के परिधान के बाद कार्य समाप्त हो जाएगा। वह ठेकेदार कारखाना के प्रबंधकों के नियंत्रण के अधीन नहीं था और उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं था कि वह कारखाना में रह के काम करे। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ठेकेदार प्रबंधकों द्वारा नियोजित कर्मकार नहीं है, अपितु वह एक स्वतंत्र ठेकेदार है जो कि संविदा के अपने भाग की पूर्ति बीड़ी तैयार करा के उसे कारखाने में प्रदान करने के लिए करता है। उसको ये नहीं कहा गया कि तुम कारखाने में रह करके ही बीड़ी बनाओ, उसका काम था बीड़ी बनाने के बाद सप्लाई करने का, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है और जो काम कर रहे हैं वो सारे वर्कमैन है। ये केस लिखना बहुत ज़रूरी है। अब तक आपने सारे कीवर्ड्स अगर तैयार कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो एक पेज लीजिए, उसमें दोनों धाराएं अच्छे से लिख लीजिए, जो मैंने केसेस बताए उनके नाम लिख करके एक हिंट के रूप में लिख लीजिए कि ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है। साथ ही साथ जो ये बैंगलोर वाटर सप्लाई वाला केस है ना, उसको बहुत अच्छे से मेंशन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी उससे अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं त्रिपरीक्षण के बारे में। तो अगर आप उसको डिटेल में लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, और इसका अपवाद भी लिख लीजिएगा। अब इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह गया, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। LLB की सारी क्लासेस चैनल पर है, हिंदी में है, आप चाहें तो विजिट करके उसको देख सकते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर की भी है, सेकंड सेमेस्टर के भी, अब थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। आपको कोई और क्लासेस, कोई भी टॉपिक अगर देखना हो तो कमेंट करिएगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस हैं, तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, तो सारी क्लासेस की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी LLB कर रहा है तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो भी एक प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट के साथ कर पाएँ। गलती से भी कभी 5-5 पेज के आंसर मत याद करिए, एग्ज़ाम में आपको याद सिर्फ आंसर का स्ट्रक्चर रह जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आंसर को आप खुद ब खुद लिख लेते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि एक पेज में हर क्वेश्चन का आंसर का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं आपसे स्ट्रक्चर का